नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं इनसे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स जिसे बोला जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि ये समस्या धीरे धीरे कॉमन होने लग गई है, काफ़ी लोगों में होने लग गया है एंड इवन अब यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम होने लग गई है। तो यंग से लेके ओल्ड एज लोगों तक ये दिक्कत देखी जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे क्या इसका होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, क्या इसके बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो या वीडियो हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो पाइल्स आखिर होता क्या है, तो बहुत ही इजी टर्म में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स या बाबासीर तब हो जाते हैं जब आपको यानी कि किसी भी पेशेंट को जब बहुत ही लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, पेट साफ नहीं हो पा रहा हो अगर सही से, और मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा हो अगर पेशेंट को। तो क्या होता है, जब हम बार बार मोशन पास करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन अगर बना हुआ है, तो रेक्टम यानी कि जहाँ से मोशन पास होता है उस एरिया के जो वेन्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब भी आप मोशन पास करते हो तो बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से वो वेन्स जो आपके रेक्टम में है उन पे बार बार प्रेशर पड़ता है और वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, स्वॉलन हो जाती है, और उन्हीं स्वॉलन वेन्स को जो है पाइल्स बोला जाता है या फिर हेमोरॉइड्स बोला जाता है। तो पाइल्स बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपके स्वॉलन वेन्स है उनको पाइल्स बोला जाता है। अब ये वेन, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो ये समस्या हो सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर लॉन्ग टर्म डायरिया है, यानी कि अगर काफ़ी लंबे टाइम से पेशेंट को डायरिया की शिकायत है, यानी कि बार बार मोशन पास हो रहा है, बार बार आप स्टूल पास कर रहे हो, तो भी प्रेशर पड़ रहा है उन वेन्स पे और उस कारण भी जो है आपकी वेन्स सूज सकती है, स्वॉलन हो सकती है और पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो ये दिक्कत दोनों चीज़ों की वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज डायरिया। तो 3 टाइप्स के पाइल होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और थ्रोम्बस। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि वो पाइल जो कि आपके रेक्टम से बाहर निकल आए हैं, एनस के थ्रू यानी मल द्वार के थ्रू वो पाइल्स जो है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गए हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। जो आपको दिख सकते हैं वो रेक्टम से बाहर निकल के आ गए हैं, तो वो होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स मोस्टली ब्लीड नहीं करते हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं एंड ये पाइल्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल पाइल्स पे। तो इंटरनल पाइल्स जो है मोस्टली कॉमन है, ज़्यादातर केसेस में इंटरनल पाइल्स की समस्या देखी जाती है। इस केसेस में आपके जो पाइल्स है, आपके जो स्वॉलन वेन्स हैं, वो रेक्टम के अंदर ही होते हैं, इनसाइड ही होते हैं रेक्टम के, एनएस के थ्रू बाहर नहीं गए होते हैं। और वो ये जो पाइल्स होते हैं ये ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं और इसमें कंपैरेटिवली कम पेन होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है बट पेन कम होता है। एंड थर्ड टाइप है थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस में ये होता है कि जो भी आपके पाइल्स है उसके अंदर ब्लड क्लॉट जमा हो गया है, एक तरीके से फंस गया है ब्लड क्लॉट, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिवियर पेन अगर हो रहा है तो हो सकता है वो थ्रोम्बस का केस हो। तो ये 3 टाइप्स है। इसके अलावा ग्रेडिंग्स भी होती है पाइल्स की, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक होता है। तो ग्रेड 1 बेसिकली स्टार्टिंग फेज होता है और ग्रेड 4 जो है लास्ट फेज हो जाता है, जिसमें कई बार डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। तो ग्रेड 1 में पाइल्स अभी स्टार्ट होना शुरू होता है, आपकी वेन्स थोड़ी बहुत स्वॉलन होती है, कई बार एग्जामिनेशन पे भी नहीं दिखती है, ना ही हो सकता है ना ही ब्लीडिंग हो और ना ही पेन हो। सेकेंड स्टेज में जो है थोड़ा स्वॉलन हो जाते हैं वेन्स, और उस केस में जो है एग्जामिनेशन से पता लग सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है इस केस में। ग्रेड 3 जो पाइल्स होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो वेन्स है डायलेट हो चुकी होती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए। एंड कई बार ऐसा होता है कि स्टूल पास करते टाइम या स्टूल पास करने के बाद जो ये वेन्स है, उनकी जो पाइल्स है, ये बाहर प्रोट्रूड कर जाती है एनएस के थ्रू एंड काफ़ी टाइम तक बाहर ही रहती है, या फिर उन्हें मैनुअली जो है पाइल्स को अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। तो
ये वाले स्टेज भी काफ़ी पेनफुल होती है। एंड इसके बाद आ जाते हैं ग्रेड 4 पे। तो ग्रेड 4 में जो है वेन्स काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो चुकी होती है, परमानेंटली डायलेट हो चुकी होती है और एनस के थ्रू बाहर की तरफ निकल चुकी होती है, परमानेंटली वो वहीं पे रहती है। ये नॉन ब्लीडिंग होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल पाइल्स होते हैं। तो इस हिसाब से ग्रेडिंग की गई है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक। नाउ मैंने आपको ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स भी बता दिया। ब्लीडिंग यानी कि पाइल्स में से आपको जो है ब्लीड होगा और उस स्टूल पास करते टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बट इस केस में पेन कम होता है। नॉन ब्लीडिंग को ब्लाइंड पाइल्स बोला जाता है। तो ये पाइल्स जो है इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पाइल्स होते हैं ये। तो इसके कॉजेज़ जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन इसका कारण हो सकता है, लॉन्ग टर्म डायरिया इसका कारण हो सकता है। किसी भी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लगाना पड़ रहा हो मोशन पास करने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग अगर हो रही हो मोशन पास करने में, तो ये इसका कारण हो सकता है। उसके साथ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कंप्लेंट्स कई बार देखी जाती है कि पेशेंट को पाइल्स की शिकायत हो रही है, या फिर डिलीवरी के बाद जो है पाइल्स की कंप्लेंट होने लग गई है। इसके अलावा जो लोग वेट काफ़ी ज़्यादा उठाते हैं उन लोगों को भी ये शिकायत हो सकती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि पेन हो सकता है आपको मोशन पास करने के दौरान, और मोशन पास करने के बाद भी काफ़ी देर तक पेन बना रह सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है मोशन पास करते टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा सूजन हो सकता है, स्वॉलन हो सकता है, आपका एनल एरिया जो है पूरा स्वॉलन हो जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ सकता है मोशन पास करने के दौरान, और बर्निंग जो है वो उस दौरान भी हो सकती है मोशन पास करने के टाइम पे, एज वेल एज मोशन पास करने के बाद भी कई लंबे टाइम तक बर्निंग रह सकती है। सेम ही सूजन भी वैसे हो सकती है एनस में, और काफ़ी लंबे टाइम तक भी रह सकती है मोशन पास करने के बाद। और साथ ही पेन भी काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है, बिल्कुल भी बेरेबल नहीं होता है, इस टाइप का पेन होता है। तो अलग अलग टाइप के पेन्स भी हो सकते हैं पेशेंट में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का पाइल्स उन्हें हुआ है। ना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पाइल्स हुआ है, तो एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप डॉक्टर को ज़रूर मिलें। इनफैक्ट डॉक्टर को मिल के आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, खुद से पाइल्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने सही मेडिसिन नहीं ली, जो भी आपको जिस मेडिसिन की आपको ज़रूरत है, अगर आपने वो नहीं ली, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये सिचुएशन आपकी वर्स होती जाए। अगर आप सेकेंड ग्रेड पे हो या थर्ड ग्रेड पे हो, तो धीरे धीरे करके आपकी ग्रेडिंग फोर्थ ग्रेड पे ना पहुंच जाओ, जहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो एक बार पहले डॉक्टर से ज़रूर विजिट कर ले ना। डॉक्टर जो है आपका जो है हो सकता है मैनुअली चेक करे कि आपको पाइल्स कहाँ हुए हैं, क्योंकि पाइल्स की लोकेशन भी होती है, कौन से लाइक 12 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock, तो ऐसे पोजीशनिंग होती है कि किस जगह पे आपको पाइल्स हुए हैं। तो वो डॉक्टर मैनुअली चेक करके ही बता पाते हैं कि क्या है, किस टाइप का पाइल्स है, वो भी डॉक्टर ही चेक कर पाएंगे, और फिर उसके हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट होगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है प्रोक्टोस्कोप। उस डिवाइस से जो है डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे एंड फाइनली पता लगाएंगे कि आपको किस टाइप का पाइल्स हुआ है एंड किस टाइप की आपको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। डॉक्टर्स के पास जाके चेक कराना या एग्जामिनेशन कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाती है। पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि फिशर और फिस्चुला क्या है। तो जी हाँ, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप नहीं समझ पाओगे। तो ज़रूरी है ये पता लगाना कि आपको एक्चुअली पाइल्स ही हुए हैं या तकलीफ़ फिशर या फिस्चुला की वजह से तो नहीं हो रही। तो डॉक्टर आपका इस चीज़ का पता लगा पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को फिशर हो गया है और उन्हें पता ही नहीं है, वो पाइल्स की दवाई खुद से कुछ भी देख के, कहीं से ढूंढ के या किसी की बातें सुन के पाइल्स की दवाई खाने लगे और जो है कंडीशन और वर्स होने लग जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले सही से पता लगा लें कि प्रॉब्लम क्या है। अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अमेजिंग
मेडिसिन है, कई मेडिसिन ऐसे हैं या फिर कई केसेस ऐसे हमने देखे हैं, मैंने खुद से देखे हैं कि ग्रेड 4 से भी पाइल्स वाला पेशेंट वापस आ गया है, यानी कि ठीक हो गया है। कई बार जो है ग्रेड 4 पे, क्योंकि ऑपरेशन बता देते हैं डॉक्टर्स पेशेंट्स को, लेकिन ग्रेड 4 के पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। मतलब 100% नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी केसेस ठीक हो जाते हैं। एंड ग्रेड 3 तक तो आपको डेफिनेटली होम्योपैथी ट्राई करनी ही चाहिए ना। होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं पाइल्स या हेमोरॉइड्स के लिए। अब उनमें से कुछ मेडिसिन बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ ऐसे मेडिसिन शेयर करती हूँ जो कि लगभग सारे केसेस में अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एस्कुलस हिप की मदर टिंचर ना। ये मेडिसिन रामबाण मेडिसिन है पाइल्स के केस में। किसी भी तरीके का पाइल्स हो, ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, पेनफुल, नॉन पेनफुल, सारे ही केसेस में ये मेडिसिन दी जा सकती है। काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस मेडिसिन को डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली बार जब पेशेंट आता है तो कई बार डॉक्टर का चॉइस यही मेडिसिन होता है, एस्कुलस का मदर टिंचर है। मैंने भी काफ़ी लोगों को प्रिस्क्राइब किया है। इस मेडिसिन से ज़रूर आराम मिलता है। तो सारे ही केसेस में पाइल्स के ये वंडरफुल एक्ट करती है। सेकेंड मेडिसिन है कॉलिनसोनिया का मदर टिंचर ना। ये मेडिसिन भी वंडरफुल मेडिसिन है, पाइल्स के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पाइल्स प्लस अगर फिशर की प्रॉब्लम भी हो पेशेंट को, तो दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हैंडल करती है। पेनफुल पाइल्स में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट को कई बार इस चीज़ में ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, उनके एनस में कुछ लकड़ी जैसा है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा इची पोकी सेंसेशन अगर होता है पेशेंट को, तो कॉलिनसोनिया का मदर टिंचर दिया जा सकता है। इस केस में पेशेंट के बहुत हार्ड स्टूल्स पास होते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स के केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। नाउ नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका के पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये कॉन्स्टिपेशन ऐसा है कि इसमें हार्ड स्टूल्स नहीं हो रहे हैं, पेशेंट को हार्ड स्टूल पास नहीं होते, लेकिन कई बार उन्हें मोशन पास करना होता है। नक्स वोमिका के पेशेंट आपको बोलेंगे कि मुझे दिन में 3 से 4 बार मॉर्निंग में स्टूल पास करना होता है, तब जाके उन्हें उनका पेट साफ होता है, तब जाके उन्हें फ्रेश फील होता है। तो उन्हें बार बार मोशन पास करना होता है, लेकिन उनके स्टूल्स हार्ड नहीं होते हैं, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन के अंडर ही आता है। और इस केस में नक्स वोमिका दिया जा सकता है। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं ये ज़्यादातर, एंड काफ़ी ज़्यादा पेनफुल पाइल्स होते हैं। और नक्स वोमिका का पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक भी होता है, तो अगर ये सब सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उन पेशेंट को नक्स वोमिका दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं बताती हूँ, 2 मेडिसिन नाइट्रिक एसिड और आर्सेनिक। तो ये दोनों मेडिसिन भी पाइल्स के केस में दी जा सकती है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो स्टूल पास करने के टाइम पे, एंड उसके बाद भी सेंसेशन बना हुआ हो काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इन दोनों केसेस में नाइट्रिक एसिड और आर्सेनिक दिया जा सकता है। एक और अमेजिंग मेडिसिन है एलोसोक्रोटिना। तो ये मेडिसिन जो है ग्रेड 3 और काफ़ी हद तक ग्रेड 4 के पाइल्स को भी ठीक करती है। तो जो प्रोट्रूडिंग पाइल्स है, जो मैंने बताया था कि ग्रेड 3 के भी पाइल्स जो होता है कि स्टूल पास करने के टाइम पे या उसके बाद जो है एनस के थ्रू बाहर निकल आते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं, एंड वो कई बार खुद से अंदर चले जाते हैं या फिर मैनुअली अंदर उसको इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये पाइल्स यानी ग्रेड 3 के पाइल्स एंड ग्रेड 4 के पाइल्स जो कि परमानेंटली डायलेट हो चुके होते हैं, एनस से बाहर हैंगिंग आपको दिख रहे होते हैं, उन पाइल्स में उन 2 केसेस में ये मेडिसिन यानी कि एलोसोक्रोटिना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हेमामेलिस। तो ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, स्पेशली जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, यानी कि जिन केसेस में बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, सिवियर ब्लीडिंग होती है, उस केसेस में हेमामेलिस दिया जा सकता है। और ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है, यानी कि पेन नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आप ये मेडिसिन दे सकते हो। ना अगर मैंने बताया था आपको कि फिशर और फिस्टुला भी होता है, तो अगर फिशर का केस है पाइल्स के साथ साथ, तो उस केस में रेटेनिया मेडिसिन दी जा सकती है। और अगर फिस्टुला का केस है पाइल्स के साथ साथ, तो उस केसेस में सिलिशिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इन सारी मेडिसिन के अलावा अगर कोई भी पाइल्स का केस हो तो पेशेंट ज़रूर कैलकेरिया फ्लूर 6X मेडिसिन ज़रूर ले। बायो कॉम्बिनेशन की ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन सारे ही ओवर ग्रोथ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो पाइल्स भी जो आपके वेन स्वोलन हो गए, ये भी एक टाइप का ओवर ग्रोथ ही है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है।
तो कैलकेरिया फ्लोर 6 टैबलेट फॉर्म में आती है। 4 टैबलेट आप दिन में 4 बार ज़रूर लें, और अगर इनिशियल स्टेज है या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप इस मेडिसिन को 5 से 6 बार भी ले सकते हैं कुछ दिन तक। जैसे 3-4 दिन आपने 5 से 6 बार ले लिया, उसके बाद आप इसे कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर लें। 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार। ना इनमें सबसे पहला आता है कि आपको अपना डाइजेशन ठीक रखना है। अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तो आपके मोशन सही से पास होंगे, टाइम से पास होंगे, रेगुलरली पास होंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बार बार हो रही है तो आपके पाइल्स अगर ठीक भी हो रहे हैं ट्रीटमेंट से, तो भी वो दोबारा उसी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मोशन सही रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बार बार ना हो। इस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपना डाइट ठीक रखें, हेल्दी डाइट रखें, घर का डाइट रखें, बाहर का खाना ना खाएं, और अपने डाइट में, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंक्लूड कीजिए, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। सेकंड हम आ जाते हैं, तो सेकंड पॉइंट पे मैं बोलूँगी कि वाटर इनटेक आपको ज़्यादा रखना है। तो आप कम से कम, अगर आप कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की शिकायत है, तो कम से कम आपको 2, 2.5 या फिर 3 लीटर तक पानी अगर आप पी सकते हो तो इतना पानी आप ज़रूर पिएं। और लास्ट, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप 6 बाथ ले सकते हैं। अब ये बात क्या होती है, तो ये होता है कि अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन अगर होता हो, या फिर अगर नॉन पेनफुल भी, अगर पेनलेस वाली कंडीशन भी हो, तो भी आप 6 बाथ ले सकते हैं। इसमें एक आप बाथ टब या वैसा कुछ ले लें जिसमें आप बैठ सकें। तो उस टब में आपको गर्म पानी, या फिर जितने गर्म में आप बैठ सकते हैं, बेरेबल जितना हो आपके लिए, वो पानी ले लें, और उसमें आपको 10 से 20 मिनट तक बैठना है। ऐसे बैठना है कि आपका पूरा एनस जो एरिया है वो अच्छे से डिप हो जाए उसके अंदर, और आपको वैसे ही बैठे रहना है 10 से 20 मिनट तक। दिन में आप ये 2 से 3 बार कर सकते हैं ना। उससे होता ये है कि जो भी एनल एरिया में बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, उस सब से आपको आराम मिलता है। उस एरिया को एक सूदिंग सेंसेशन फील होता है, रिलैक्स होते हैं, आपके वेन्स रिलैक्स होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो दिन में आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो अगर किसी भी शिकायत के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल पाइल्स की शिकायत के लिए भी अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।